हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीडी एकेडमी में। बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही है ना। तो अब इस चैनल पर वीडियोस रेगुलर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इससे हर एक साल हर एक तरह का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। हर एक स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। अगर आप इस साइड में देखें तो आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइड व्यू दिखाया जा रहा है, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल जाएगा, जहां पर हमारे क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है ना। यहाँ पर प्यूबिक्स बोन देखने को मिल जाएगा, प्यूबिस सिम्फेसिस है ना। यहाँ पर प्यूबिस बोन जो कॉक्सल बोन होता है वो देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर पेनिस हो जाएगा जो जिसको हम कॉपिलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ये हमारा इंटरकोर्सेस में और ना रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। उसके बाद यूरेथ्रा देखने को मिल जाएगा, जहां से हमारा स्पर्म एंड यूरिन क्या होता है, पास आउट होता है। और यहाँ पर स्क्रोटम देखने को मिल जाएगा, जहां पर हमारा क्या होता है, टेस्टिस है ना। टेस्टिस हमारा क्या होता है, कलेक्ट होता है। आगे हम ये भी बताएंगे आपको कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आपको टेस्टिकल्स देखने को मिल जाएगा। आगे हम ये भी बताएंगे कि टेस्टिकल किसे कहा जाता है ना। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में कैसे स्पर्म कलेक्ट होता है ना, कैसे हमारे शरीर के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है ना। इस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं है ना। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल जाएगा, रेक्टम देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइड व्यू था। यहाँ पर आपको वास्ट डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। जब आपको बताएंगे कि स्पर्म प्रोडक्शन किस प्रकार से होगा तो वहां पर आपको वास्ट डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा था एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइड व्यू था। आगे देखें, आगे हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिल जाएगा, यूरेटर देखने को मिल जाएगा, जहां से हमारा क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। यहाँ पर पेनिस देखने को मिल जाएगा, एपिडिडाइमिस जहां पर हमारा स्पर्म क्या होता है, कलेक्ट रहता है। इसे हम स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेस्टिकल देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टेस्टिकल का। अगर देख लेते हैं टेस्टिकल किसे कहा जाता है। अगर हम टेस्टिकल का बात करते हैं तो टेस्टिकल के अंदर आपको टेस्टिस है ना, जब टेस्टिस और इपिडिडामिस को जब आप आपस में मिला देंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिकल्स कहलाता है। तो हमेशा याद रखना है टेस्टिकल किसे कहेंगे, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस जब आपस में मिल जाते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, टेस्टिकल्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ग्लैंड पेनिस देखने को मिल जाएगा, यूरेथ्रा देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिल जाएगा। आगे ये भी बताएंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू कभी कभी हटा दिया जाता है ना, कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है। कैस्ट्रेशन क्या होता है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, तो इस चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आगे देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, अभी हम डिस्कस किए आपके साथ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम गोनाड्स या फिर टेस्टिस को क्यों कहते हैं है ना। इसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आखिर टेस्टिस को ही क्यों कहा जाता है ना। एपिडिडाइमिस को क्यों नहीं कहा जाता है, यूरेटर को क्यों नहीं कहा जाता है, यूरेथ्रा को क्यों नहीं कहा जाता है, टेस्टिस को ही क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है। इस रीजन के बारे में हम आपको बताते हैं। इसका रीजन यह है कि जो हमारा होता है टेस्टिस, ये डायरेक्टली है ना, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड होता है किसमें, गैमेटोजेनेसिस में। किसमें, याद रखना है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है गैमेटोजेनेसिस में। किसमें इन्वॉल्व होता है, गैमेटोजेनेसिस में। तो हमारा जो टेस्टिस होता है ये गैमेटोजेनेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इस बात को याद रखना है। तो यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। जो हमारा टेस्टिस होता है ये क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, सेपरेट होता है ना। ये सेपरेशन क्या कहलाता है, ये हमारा यहाँ पर देखिए आपको एक सेपरेशन देखने को मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। क्या कहते हैं इसको, स्क्रोटल सेप्टम है ना। तो स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा दोनों टेस्टिस क्या होता है, हमारा एक दूसरे से सेपरेट होता है। इस चीज को याद रखना है ना। और ये जो हमारा लेफ्ट टेस्टिस होता है ये थोड़ा हैंग्स है ना, हैंग्स थोड़ा सा झुका हुआ होता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। एक दूसरे को बराबर ही हम लोग मान सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे देखिए अगले स्लाइड में क्या कहा जा रहा है। इसमें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल
अब ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर जो टेस्टिस होता है वो बाहर की ओर मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, है ना, बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज, है ना। अब ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होते हैं, हम कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो मैमल्स होते हैं उसके अंदर जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है ना। तो एक ही लाइन में एक आंसर रहता है स्पर्म प्रोडक्शन, लेकिन नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज सबके लिए, तीनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होना, जिसके लिए हमें कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए, है ना, स्पर्म प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, इसे ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्क्रोटम provides a favorable environment for healthy sperm production। अगर एक healthy sperm production चाहिए तो ये जो स्क्रोटम होता है ये एक फेवरेबल environment प्रोवाइड करता है, किसको, टेस्टिस को, ठीक है, जिससे हमारा एक healthy sperm प्रोडक्शन होता है। अगर healthy sperm प्रोडक्शन होगा तभी जाके क्या होगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्पर्म होगा ओवम के साथ जाकर मिलेगा और जायगोट बनाएगा। तो कहने का मतलब अगर हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन होगा तो वो बेबी के अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आगे देखते हैं, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी आर फॉर्म ड्यूरिंग 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंट्रा एब्डोमिनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो टेस्टिस होता है, अगर कोई यूट्रस में कोई मेल बेबी है तो उसके अंदर जो होता है 7 to 8 वीक के प्रेगनेंसी में ही उसके अंदर टेस्टिस आ जाती है, ठीक है। मेन बॉडी कैविटी के अंदर जो टेस्टिस होता है वो 7 to 8 वीक प्रेगनेंसी में, है ना, टेस्टिस मेल बेबी के अंदर फॉर्म्ड हो जाता है, जिसे हम इंट्रा एब्डोमिनल भी कहते हैं, है ना। आगे देखें, अगला पॉइंट है, टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम ड्यूरिंग 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ। कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिस है वो 7 to 8 वीक प्रेगनेंसी में बन के तैयार है, लेकिन जो टेस्टिस माइग्रेट करता है स्क्रोटम के अंदर वो 7 to 8 मंथ में, है ना। जब प्रेगनेंसी का 7 to 8 मंथ हो जाता है तब ये टेस्टिस क्या करता है, माइग्रेट करता है, कहाँ, स्क्रोटम के अंदर माइग्रेट करता है। तब इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। आगे हम बात करते हैं एक क्लिनिकल कंडीशन की। कभी कभी क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है वो कभी माइग्रेट नहीं कर पाता है, वो माइग्रेट नहीं कर पाता है, कहाँ पर, स्क्रोटम के अंदर वो माइग्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे क्लिनिकल कंडीशन में कहा जाता है क्रिप्टोर्किडिज्म। आगे आने वाली स्लाइड के अंदर हम क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म के बारे में। ऊपर में देखिए आपको एकदम क्लियरली वर्ड में लिखा गया है, फेल्योर टू टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कहने का मतलब है क्रिप्टोर्किडिज्म एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें टेस्टिस हमारा स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है, मतलब फेल्योर टू टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। कहने का मतलब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हमारा नहीं पहुंचा है। इंग्विनल कैनाल होता है जिसके थ्रू हमारा जो टेस्टिस होता है वो हमारा स्क्रोटम तक पहुंचता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ से एब्डोमिनल रीजन से जो हमारा इंग्विनल कैनाल है उसके थ्रू हमारा स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आ गया, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एब्डोमिनल रीजन में जब हमारा टेस्टिस बन के तैयार होता है तो वो हमारा इंग्विनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है ना, जिस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये जो क्रिप्टोर्किडिज्म होता है इसको याद रखना है आपको, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा यूनिलैटरल। क्या होता है एक हमारा यूनिलैटरल, मतलब एक टेस्टिस, मतलब वन टेस्टिस, है ना, स्क्रोटम के अंदर नहीं आया है। और जो बायलैटरल होता है, एक होता है हमारा क्या होता है, बायलैटरल, मतलब कहने का मतलब कि दोनों टेस्टिस हमारा स्क्रोटम के अंदर नहीं आया है। तो क्रिप्टोर्किडिज्म दो तरह के हो गए, एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल, ठीक है। चलिए इतना चीज हम लोग जान लिए कि क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है और यह कितने तरह का वो होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमारा टेस्टिस है अगर ये स्क्रोटम के अंदर नहीं आया तो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन वो क्या होगा, हमारा रुक जाएगा। वैसे एक टेस्टिस पर भी स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है और अच्छे खासे स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन अगर दो टेस्टिस होगा तो वो वेल एंड गुड होगा, ठीक है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसको एक सर्जरी के थ्रू ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्रिप्टोर्किडिज्म को हम सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि एक होता है हमारा जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन करता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया,
याद रखना है ना। इसी को हम जर्म सेल भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। जो हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन करता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ये जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है ये टेम्परेचर के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना। अगला पॉइंट का बात करें, अगर आपको पता है तो आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो टेस्टिस होता है, ये जो स्क्रोटम होता है, इसके अंदर जो हार्मोन सेल्स होते हैं, जो सेल क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है, उस सेल का क्या नाम है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये जो हार्मोन सेल्स होते हैं जो हमारे टेस्टिस के अंदर, है ना, क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसका नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। और इसी सेल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन रिलीज करते हैं हमारे टेस्टिस के अंदर उसको हम करते हैं इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स कहा जाता है। और जो हमारा क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो तरह के होते हैं, एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल। क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं कि जब टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर नहीं पहुंच पाता है तो उसे हम क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल। यूनिलैटरल में 1 टेस्टिस नहीं आता है, बायलैटरल में 2 टेस्टिस नहीं आता है। और जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन वाला सेल है जो स्पर्म प्रोडक्शन करता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यह टेम्परेचर के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर जो हार्मोन रिलीज करता है वो हमारा होता है इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम जानते हैं कि अगर क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर टेस्टिस हमारा स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है तब हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ये जो टेस्टिस है ये हमारा स्क्रोटम के अंदर, है ना, आ जाएगा। अगर बाय चांस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब हम क्या करते हैं, एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहा जाता है, ऑर्किडोपैक्सी। क्या कहते हैं, ऑर्किडोपैक्सी, है ना। ऑर्किडोपैक्सी एक सर्जरी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इस टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर लाया जाता है। समझ में आ गया। तो ऑर्किडोपैक्सी क्या है, एक सर्जिकल, है ना, एक सर्जरी है जो जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्किडिज्म को सही किया जाता है। ठीक है, इतना बात पता चल गया। अगर ये टेस्टिस हमारा स्क्रोटम के अंदर नहीं आएगा तो हमें पता है कि हमारा जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो हमारा रुक सकता है, वो हमारा कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्किडोपैक्सी के द्वारा इस चीज को सही किया जाता है। आगे एक टर्म है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक टर्म है कैस्ट्रेशन, है ना। कैस्ट्रेशन किसे कहा जाता है, कैस्ट्रेशन हम कहते हैं रिमूवल ऑफ गोनाड्स, है ना। जब हम गोनाड्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कैस्ट्रेशन कहा जाता है ना, कैस्ट्रेशन कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि आपको ऑक्स एंड बुल के अंदर क्या डिफरेंस है, ऑक्स और बुल के अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनाड्स इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। लेकिन अगर हम बात करें कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड, तो इसका नाम आएगा, हम बताते हैं आपको कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, उसे हम कहते हैं, टेस्टिस को कहा जाता है ऑर्किडेक्टॉमी। क्या कहते हैं, ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं, है ना। तो याद रखना है, ऑर्किडेक्टॉमी क्या कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। जब टेस्टिस को, है ना, रिमूव करके सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हम ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ऑर्किडोपैक्सी के बारे में दिया गया है। ऑर्किडोपैक्सी ऑल्सो नोन एज ऑर्कियोपैक्सी। क्या कहते हैं इसको, ऑर्कियोपैक्सी के नाम से भी जाना जाता है। इज ए सर्जिकल प्रोसीजर टू मूव एंड फिक्स, है ना, अनडिसेंट टेस्टिकल इनटू, है ना, स्क्रोटम। जब हमारा ये स्क्रोटम, ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो टेस्टिस है हमारा, ये हमारा इंग्विलन कैनाल के द्वारा जब हमारा, है ना, स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है तब हम एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्किडोपैक्सी कहा जाता है। इसमें अनडिसेंट टेस्टिकल को क्या कहा जाता है, स्क्रोटम तक लाया जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं एब्डोमिनल रीजन में जो स्क्रोटम, ये टेस्टिस है, ये हमारा इंग्विलन कैनाल के द्वारा कहाँ आएगा, हमारे, है ना, स्क्रोटम के अंदर आएगा। ठीक है, इस सर्जरी के द्वारा।
ठीक है, चलिए इतना बात हम लोग जान गए। चलिए आगे हम कैस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। कैस्ट्रेशन क्या होता है? कैस्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिंग एंड स्टेरिलाइजेशन is the surgical removal of destruction of animals reproductive organs, है ना, टिपिकल द टेस्टिकल्स इन मेल और ओवरीज इन फीमेल। अब कहने का मतलब यह है कि कैस्ट्रेशन किसे कहा जाएगा? कैस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, काट के हटा देते हैं एक सर्जरी के द्वारा। इसी को हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन कहते हैं, है ना। ये हमें ये ज़्यादातर ये एनिमल्स के अंदर करा जाता है, जैसे ऑक्स एंड बुल, है ना। अभी थोड़ा देर पहले हमसे आपसे पूछे थे कि ऑक्स एंड बुल में क्या डिफरेंस है। तो जब बुल के अंदर हम कैस्ट्रेशन कर देते हैं, जब बुल के अंदर क्या कर दिया जाता है, कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है, तो वो किसका रूप ले लेता है, ऑक्स का रूप ले लेता है, बैल का रूप ले लेता है ना। इस बुल को हम क्या कहते हैं, सांड कहते हैं, सांड, है ना, देहाती लैंग्वेज में सांड कहा जाता है, और ऑक्स को हम क्या कहते हैं, है ना, बैल कहते हैं। तो सांड और बैल में यही अंतर है। तो बुल के अंदर जब कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्स बन जाता है ना। बुल ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसके एग्रेसिवनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैस्ट्रेशन को कैस्ट्रेशन कर देते हैं, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनाड्स, इसको हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ऑक्स बन जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस है ऑक्स एंड बुल में। ये कैस्ट्रेशन क्या करता है, एनिमल्स को, जो हमारा एनिमल्स होता है वो एनिमल्स को क्या कर देता है, एनिमल्स मेक्स डोकाइल, क्या करते हैं, एनिमल्स मिल डोकाइल, है ना। एनिमल्स को क्या बना देता है, ये डोकाइल बना देता है, मतलब लेस एग्रेसिवनेस, मतलब एग्रेशन को कम कर देता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डोकाइल कहते हैं। तो ये जो कैस्ट्रेशन है ये एनिमल्स को क्या कर देता है, डोकाइल कर देता है। ठीक है, चलिए इतना बात हम लोग जान लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसका नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए, अगर नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, सारा नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। इस वीडियो के अपलोड के बाद इस वीडियो का जितना भी लेक्चर्स है, जो पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप जरूर ज्वाइन हो जाए नोट्स एंड पीडीएफ के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, मेडिकल लेक्चर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मोनोऑर्किडिज्म, मतलब कहने का क्रिप्टोऑर्किडिज्म जान लिया हम लोग। अब जानते हैं मोनोऑर्किडिज्म क्या होता है। मोनोऑर्किडिज्म ऑल्सो नोन एज यूनिलैटरल एनॉर्किडिज्म इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल हैज वन टेस्टिकल इन स्क्रोटम इंस्टेड यूजुअल टू, मतलब कहने का प्रेजेंट इन सिंगल टेस्टिस इन स्क्रोटम। जब स्क्रोटम के अंदर एक सिंगल टेस्टिस होता है तो उसको एक टर्म दिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, मोनोऑर्किडिज्म, क्या कहते हैं इसको, मोनोऑर्किडिज्म कहा जाता है। मोनोऑर्किडिज्म के बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं पॉलीऑर्किडिज्म, है ना। मोनोऑर्किडिज्म कहने का मतलब एक टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाया है ना, एक टेस्टिस नहीं आ पाया, इसी क्या कहते हैं, मोनोऑर्किडिज्म कहते हैं। पॉलीऑर्किडिज्म कहता है ये टू और मोर, मतलब दो या दो से ज़्यादा टेस्टिस हमारे स्क्रोटम के अंदर जब आ जाता है तो उसको हम नाम देते हैं पॉलीऑर्किडिज्म। रेयर एंड रेयर कंडीशन, ये कंडीशन भी होती है पॉलीऑर्किडिज्म के अंदर टू और मोर टेस्टिस हमारा स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक और टर्म है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सिनऑर्किडिज्म। अब ये सिनऑर्किडिज्म क्या होता है, सिनऑर्किडिज्म में होता है कि ये जेनेटिकल कंडीशन है जिसमें दोनों टेस्टिस क्या कर जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं, टेस्टिस आर फ्यूज टुगेदर इज कॉल्ड सिनऑर्किडिज्म। सिनऑर्किडिज्म क्या होता है कि जब दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिनऑर्किडिज्म कहते हैं। अभी तक बहुत सारे टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। पहले हम डिस्कस किए क्रिप्टोऑर्किडिज्म, यूनिलैटरल क्या होता है, बायलैटरल क्या होता है ना, ऑर्किडोपैक्सी क्या होता है, कैस्ट्रेशन क्या होता है ना, मोनोऑर्किडिज्म, पॉलीऑर्किडिज्म और सिनऑर्किडिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे हम बात करते हैं इंग्विनल हर्निया के बारे में। इंग्विनल हर्निया क्या होता है, चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं हम स्क्रोटम का, ठीक है।
ये हमारा क्या हो गया, स्क्रॉटम हो गया, और ये हमारा टेस्टिस, ये हमारा क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। और ये ऊपर से क्या आएगा, हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड आएगा, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, इंग्विनल कैनाल होता है, क्या होता है, ये इंग्विनल कैनाल पाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और इसको हम क्या नाम दिए हैं, इसको हम नाम दिए हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये हमारा क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ये हमारा क्या है, स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम है, ठीक है। चलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये हमारा क्या है, इंग्विनल कैनाल है, क्या है ये हमारा, इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल। अब हम देखते हैं कि इंग्विनल हर्निया क्या होता है। अब देखिए इंग्विनल कैनाल के थ्रू हमारा क्या होता है, टेस्टिस हमारा डिसेंड करता है, कहाँ पर, स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड करता है, स्क्रॉटम के अंदर वो आता है, ठीक है। तो हमारा एब्डोमिनल रीजन के अंदर टेस्टिस है, वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू वो हमारा कहाँ तक आएगा, स्क्रॉटम के अंदर आएगा। चलिए अब हमारा टेस्टिस क्या है, स्क्रॉटम के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जो इंग्विनल कैनाल है, इस पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बनने लगता है, क्या बनने लगता है, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू बनने लगता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये तुरंत बन जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इससे बन जाता है, जिससे ये जो इंग्विनल कैनाल है ये पूरा ढक जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है इंग्विनल कैनाल के थ्रू, कैनाल में, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इंग्विनल कैनाल में ये कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैंक जगह रह जाता है, कहाँ पर, इंग्विनल कैनाल में। जैसे सपोज दैट, माने कि कनेक्टिव टिश्यू से इतना जगह ढक गया है, ठीक है, इतना जगह ये कवर कर लिया, लेकिन इतना जगह ये कवर नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाता है ना, इसके अंदर इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है ना, इसका साइज बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंग्विनल हर्निया कहते हैं, इंग्विनल हर्निया कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं इंग्विनल हर्निया क्या होता है। इंग्विनल हर्निया हम बताएं आपको, इंग्विनल हर्निया में क्या होता है कि जब हमारा, है ना, टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल रीजन से, मतलब एब्डोमिनल, जब हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन में है, तो वो हमारा कहाँ आएगा, इंग्विनल कैनाल, मतलब इंग्विनल कैनाल के थ्रू, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, कहाँ, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू वो हमारा कहाँ आएगा, स्क्रॉटम तक आएगा, स्क्रॉटम तक आएगा। चलिए हमारा टेस्टिस पूरा स्क्रॉटम तक आ गया। अब ये जो इंग्विनल कैनाल है, यहाँ पर क्या बन जाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनने लगता है, क्या बनने लगता है, कनेक्टिव टिश्यू बनने लगता है, इसको ढकने के लिए। कभी कभी क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ढंग से नहीं बन पाता, इम्प्रॉपर बनता है ना, तो थोड़ा सा जगह रह जाता है, जिससे क्या होता है, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट्स हमारा, है ना, इस इंग्विनल कैनाल में आ जाता है, जिससे क्या होता है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाता है ना, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। इसी क्या कहते हैं हम, इंग्विनल हर्निया कहते हैं। चलिए इंग्विनल हर्निया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट में वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बात तो हम डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारा स्क्रॉटल सेप्टम हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, इंग्विनल कैनाल हो गया, है ना, ये हमारा एक टेस्टिस हो गया, है ना, ये हमारा एक क्या है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अब देखिए ये स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाया जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाया जाता है। और ये हमारा कहाँ पाया जाता है, एक यहाँ पर स्क्रॉटम, ये हमारा क्या आ गया, स्क्रॉटम आ गया, ठीक है, ये हमारा स्क्रॉटम आ गया। चलिए स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्क्रॉटम के पास, है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड और स्क्रॉटम के पास दो मसल्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट मसल है, इसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पर पाया जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के पास क्रेमेस्टर मसल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रेमेस्टर मसल पाया जाता है। और स्क्रॉटम के पास आपको, है ना, डार्टोस मसल पाया जाता है, डार्टोस मसल पाया जाता है, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के पास क्रेमेस्टर मसल पाया जाता है और स्क्रोटम के पास डार्टोस मसल पाया जाता है। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स में मदद करता है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे
बाहर का टेम्परेचर बहुत लो है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ये क्या कर देगा, टेस्टिस को है ना अंदर की ओर धकेलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके। तो ये क्रेमेस्टर और डाल्टोस मसल का रोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। और यहाँ पर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं, स्क्रोटम के पास बहुत सारे स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि स्क्रोटम के पास बहुत सारा स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। और ये स्वेट ग्लैंड क्या होता है, जैसे ही ये एवोपरेशन के द्वारा एवोपरेट हो जाएगा तो क्या होगा, ठंडा फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड भी पाए जाते हैं। तो इतना चीज के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए अभी तक हम बहुत चीज के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। चलिए टेस्टिस का अगर बात करें, टेस्टिस के सबसे बाहरी वाले लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं हम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये बाहर का जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एट इंटर्स इनटू क्या बनाता है, जब ये एंटर कर जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जब अंदर की ओर जाता है तो क्या बनाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बनाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बहुत सारा लोब्यूल्स पाया जाता है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोब्यूल्स पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बाहरी वाला लेयर है, और बाहरी वाला लेयर के अंदर जब आप जाइएगा तो वहां पर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखने को मिलेगा। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगा, है ना। ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉन्वोल्यूटेड कहने का मतलब ये है कि इसमें फोल्डेड पाए जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पर आपको बहुत सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाएगा, है ना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बाहरी वाला लेयर है, जब एंटर करेगा तो ये बना लेगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना लेगा। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाएगा। और जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आगे आप बढ़िएगा तो आपको ट्यूबुलार रेक्टाई नजर आएगा। कहाँ पर, है ना, जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या कहलाता है, ये ट्यूबुलार रेक्टाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहलाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहलाता है। और ट्यूबुलाई रेक्टाई से जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको नजर आएगा, है ना। अगर आप ट्यूबुलाई रेक्टाई के आगे बढ़िएगा तो आपको रेटेड टेस्टिस नजर आएगा। क्या नजर आएगा, रेटेड टेस्टिस नजर आएगा। रेटेड टेस्टिस के बाद वास एफरेंस नजर आएगा। क्या नजर आएगा, वास एफरेंस नजर आएगा। उसके बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, है ना। आगे आपको बताते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है और कैसे हमारे एपिडिडाइमिस के अंदर ये कलेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रही है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नजर आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किस प्रकार का वो होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। एपिडिडाइमिस में आपको बहुत सारा चीज नजर आ जाएगा। एपिडिडाइमिस का भी पार्ट होता है ना, 3 पार्ट होता है। एक होता है कैपुट, कॉर्डा एंड कॉर्पस, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम कैपुट, कॉर्डा एंड कॉर्पस। तो ये 3 पार्ट होता है किसका, एपिडिडाइमिस का। जो कॉपुट पार्ट वाला पार्ट होता है वो हेड, सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉपुट बोलते हैं, है ना। और ये कॉर्डा जो होता है वो लास्ट वाला पार्ट होता है, और कॉर्पस जो होता है वो बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं। ये एपिडिडाइमिस का पार्ट है। चलिए अब थोड़ा स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको, है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देखने को मिल जाएगा। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होगा, है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा तो वो आगे कहाँ बढ़ जाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाई में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई। यहाँ पर आपको ट्यूबुलाई रेक्टाई देखने को मिल जाएगा। ट्यूबुलाई रेक्टाई के आगे आपको रेटेड टेस्टिस देखने को मिल जाएगा। रेटेड टेस्टिस से जब आगे बढ़ते हैं हम तो वहाँ पर क्या नजर आएगा, वास एफरेंस नजर आएगा। वास एफरेंस में हमारा क्या आ जाता है, ये स्पर्म आ जाता है। स्पर्म बना हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई में गया, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटेड टेस्टिस से वास एफरेंस, और वास एफरेंस के बाद एपिडिडाइमिस में कहाँ जाता है, ये एपिडिडाइमिस में कलेक्ट हो जाता है ना। और जब स्पर्म रिलीज करने का टाइम आता है तो वो कहाँ जाता है, वास डिफरेंस तक चले जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन, किस प्रकार से स्पर्म प्रोडक्शन होता है और कैसे हमारे ये शरीर के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं, है ना। यहाँ तक समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, है ना। और हमेशा एक कोशिश कीजिए कि एक नोट पेन लेकर चले, है ना। एक नोट लेकर चलिएगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप
इस पर उस पर नोट कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टीएस सेक्शन ऑफ टेस्टिस दिखाया जा रहा होगा। टेस्टिस का ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। लाइन बाय लाइन हम देखते हैं कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस लिया गया है, जहाँ पर आपको देखा जा रहा है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। रफली डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर, है ना। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये आपका क्या हो गया, ये वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ आपको लीडिंग सेल्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा? लीडिंग सेल्स, है ना। लीडिंग सेल्स देखने को मिल जाएगा। और ये लीडिंग सेल्स, है ना, ये लीडिंग सेल्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, है ना। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर में आपको यहाँ पर लीडिंग सेल्स देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं। एक तो हमारा सर्टोली सेल पाया जाता है ना। सर्टोली सेल को सोमैटिक सेल भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? सोमैटिक सेल भी बोलते हैं। और एक आपको नजर आ जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनियम। ये दो सेल आपको कहाँ नजर में आ जाएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक सर्टोली सेल और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, है ना। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ये क्या करता है? स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्मिएशन में हेल्प करता है। और ये सर्टोली सेल का बहुत सारा वर्क है, आगे हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो लीडिंग सेल्स है, ये लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करता है हमारा? ये एक एंडोक्राइन सेल्स है, तो ये हमारा रिलीज करता है एंड्रोजन। क्या? एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंड्रोजन हार्मोन कौन रिलीज करता है? हमारा लीडिंग सेल्स रिलीज करता है ना। और ये एक रिसेप्टर होता है, ये एक रिसेप्टर होता है। किसका? ये एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर ऑफ एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको ICSH हार्मोन भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है। तो याद रखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की ओर लीडिंग सेल्स पाया जाता है। लीडिंग सेल्स एक एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन रिलीज करता है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। इसीलिए इसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारा एंड्रोजन जो रिलीज होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है? रिसेप्टर ऑफ LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिसेप्टर होता है। और ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल हमारा FSH, किसके? FSH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके लिए? सर्टोली सेल के लिए, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग, इस स्लाइड में हम लोग ये सब चीज देखें। आगे हम कुछ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे अगर देखा जाए तो हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल नजर आएगा आपको, ठीक है। एक ग्राफ के अंदर बना लेते हैं हम, दो सेल्स नजर आएगा। एक होता है सर्टोली सेल, जिसको हम सोमेटिक सेल भी बोलते हैं, और एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, दो सेल नजर आएगा, सर्टोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब ये सर्टोली सेल क्या करता है? ये सर्टोली सेल प्रोटेक्शन, ये स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये स्पर्मिएशन, आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे कि ये गैमेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर आपको स्पर्मिएशन के बारे में हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाया जा रहा है, जहाँ पर आपको सर्टोली सेल नजर आएगा और स्पर्मेटोगोनिया सेल नजर आएगा। तो याद रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं, एक सर्टोली सेल और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल। जो सर्टोली सेल होता है वो हमारा FSH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिसेप्टर होता है किसका? FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। चलिए आगे कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं, है ना। अगर आप बात करें सर्टोली सेल, है ना, सर्टोली सेल का अगर फंक्शन का बात करें तो पहला फंक्शन हो गया हमारा ये प्रोटेक्शन, है ना। ये प्रोटेक्शन, स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा हो गया कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, किसको? स्पर्म को, ठीक है। तीसरा हमारा है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाने का काम। ब्लड टेस्टिस बैरियर किसे कहा जाता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर कहा जाता है कि जब ये स्पर्म ब्लड के साथ कभी मिक्स नहीं होता है, अगर ये ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो वो इम्यूनिटी के कारण ये क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, मतलब वो
तक जाते ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या करता है, ये ब्लड और स्पर्म को अलग करने का काम करता है। कौन, सर्टोली सेल ही। आगे अगर बात करें तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है, जिस सब्सटेंस का नाम होता है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस क्या होता है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और एक और काम है, ये क्या करता है, सेक्रेट करता है एबीपी, है ना, एबीपी। अब ये एबीपी का नाम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रेट करने का काम करता है। कौन, सर्टोली सेल। तो ये कुछ वर्क था किसका, सर्टोली सेल का। और ये हमारा दिखाया जा रहा है एक ये सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको सर्टोली सेल देखने को मिल जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिल जाएगा। और सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर अगर देखें तो यहाँ पर लीडिंग सेल्स नजर आ जाएगा। लीडिंग सेल्स वही है जो हमारा क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन रिलीज करता है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और ये इसका ल्यूमेन है। चलिए आज हम देखें कि हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। और क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या होता है, मोनोऑर्किडिज्म क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।